जिस प्रकार से पिछले 24 साल में मूल निवास इस प्रदेश से खत्म किया गया और सशक्त भू कानून लाने की बजाय भू कानून को लगातार लचर किया गया, इसके विरोध में भाई मोहित डिमरी के नेतृत्व में यह आंदोलन इस प्रदेश में शुरू हुआ और हम 24 दिसंबर 2023 को जो हमने पहली महारैली देहरादून में करी थी, उसके बाद भिकियासैंण, बागेश्वर, हल्द्वानी, टिहरी, कोटद्वार और ऋषिकेश से होते हुए पहला चरण समाप्त हुआ था। फिर देश में आम चुनाव की घोषणा हो गई और अगला जो दूसरा चरण हमने शुरू किया वो हमारे हिसाब से स्थायी राजधानी गैरसैंण से हमने ये कार्यक्रम की दोबारा शुरुआत करी, जहां भारी जन समर्थन हमें मिला। बड़ी संख्या पे लोग गैरसैंण में हमारे साथ आए और इसके दूसरे भाग में हमने ऋषिकेश में गत रविवार को एक महारैली का आयोजन किया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे उतरे और उस जन हुजूम से यह साबित हो गया कि मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून को लेकर अब प्रदेश की जनता जाग रही है। अपने अधिकारों को लेकर वो पूरी तरह से सड़कों पर है। अब मैं अपने संयोजक जिनके नेतृत्व में ये सारा आंदोलन चल रहा है, जिन्होंने पहली बार ये समिति का गठन किया और ये आंदोलन इस प्रदेश में शुरू किया, मैं भाई मोहित डिमरी से अनुरोध करूंगा कि आप प्रेस बंधुओं को वो संबोधित करें। भाई मोहित। आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद। साथियों, हम अपने राज्य में एक मजबूत भू कानून की लड़ाई को लड़ रहे हैं। हम मूल निवास 1950 की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, जब से ऋषिकेश में महारैली हुई है, सरकार दबाव में है। सरकार लगातार यह बात कह रही है कि हम जल्द से जल्द मजबूत भू कानून इस प्रदेश में लागू करेंगे। तो हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि कोई भी कानून विधानसभा में पारित होने से पहले पब्लिक फोरम में आना चाहिए। सितंबर 2022 में रिटायर्ड आईएएस सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर जो कमेटी बनी थी, सबसे पहले सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को जनता के बीच सार्वजनिक करे। ये हमारी सरकार से मांग है। हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से, आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, आप संघर्ष समिति के लोगों को उस मीटिंग में शामिल करिए और आम सहमति बनाइए। जनता की भावनाओं के अनुरूप, जनता की सोच के अनुरूप आप इस प्रदेश में मजबूत भू कानून लाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भू माफिया के दबाव में यहां पर कानून बनाकर यहां की जमीनों का व्यापार खुले तौर पर करना चाह रहे हैं। आप देखिए, जो 2018 में यहां पर भूमि कानून में संशोधन किया गया, जिसका ड्राफ्ट उत्तराखंड सरकार ने नहीं बनाया, इस बात को भी हमें समझना होगा। जो ये जमीनों की खुली लूट 2018 से इस राज्य में शुरू हुई है, इस लूट की पटकथा दिल्ली में लिखी जा चुकी थी। दिल्ली में ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ और दिल्ली से इस ड्राफ्ट को उत्तराखंड भेजा गया और यहां मुख्यमंत्री इनको कहा गया, मुख्यमंत्री के जो आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको कहा गया कि आप इस ड्राफ्ट के अनुरूप कानूनों में संशोधन कीजिए, जमीनों की खुली लूट कीजिए, ताकि एक रास्ता खुल सके। ये लूट उद्योगों के नाम पे यहां पर शुरू हुई है। आज आप देखिए, पूरे राज्य भर में हर कोने में, हर हिस्से में जमीन की बेतहाशा बंदरबाट हो गई है। हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी कानून लाने से पहले पब्लिक फोरम में उस कानून को रखे और उसके बाद ही उस कानून को विधानसभा में पारित किया जाए। ये हमारी सरकार से मांग है। हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं, उत्तराखंड में जो भी व्यक्ति 30 सालों से रह रहा है, जिसको यहाँ पर 30 साल हो चुके हैं उत्तराखंड की जमीन पर,
उसकी पृष्ठभूमि की जांच करने के बाद ही उसको यहाँ पर आवास के लिए 200 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाए। ये हमारी एक प्रमुख मांग है। हमारी एक और इसमें प्रमुख मांग है, उद्योगों के नाम पर जमीन की खरीद फरोख्त पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। अगर कोई कृषि भूमि का उपयोग कमर्शियल यूज के लिए होता है तो जिस व्यक्ति की, जिस काश्तकार की कृषि भूमि है, उसको भी उस उद्योग में, उस कारोबार में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए और उस जमीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था इस राज्य में होनी चाहिए। ये हमारी एक और प्रमुख मांग है। ये लीज 10 साल की हो सकती है, ये सरकार अपने इस ड्राफ्ट में प्रावधान करे। हम चाहते हैं कि हमारे काश्तकार, हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भूमिहीन नहीं होने चाहिए, उनकी जमीनें बची रहनी चाहिए। जो उनकी जमीनें अपनी हैं वहां से उनको भी मुनाफा मिलना चाहिए। ये हमारी एक इसमें प्रमुख मांग है। हम एक और मांग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा 2018 से पहले और अभी भी सरकार लगातार नगरीय क्षेत्रों का विस्तार करती जा रही है और नगरीय क्षेत्रों के विस्तार के चलते 385 गांव ऐसे हैं जो नगरों में शामिल हो गए हैं। और देहरादून में आप देख, यहां पर जो नगर की सीमा का विस्तार हुआ है उसके बाद यहां पर 85 गांव शामिल होते हैं। जिस तेजी से नगरों का विस्तार हो रहा है और कानून ग्रामीण क्षेत्र के अलग होने की वजह से और नगर क्षेत्रों के अलग होने की वजह से जो छूट जमीनों में नगरीय क्षेत्रों में दी जा रही है वो बहुत ही खतरनाक है। इस पर भी रोक लगनी चाहिए। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में, चाहे नगर हो चाहे गांव हो, एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नगर क्षेत्रों का विस्तार करते जा रहे हैं क्योंकि नगरीय क्षेत्र में आपने अलग कानून बनाया है, उसमें जमीनों की छूट दी है और ग्रामीण क्षेत्रों में आपने थोड़ी सी बंदिश लगा दी है। ऐसा कानून नहीं चाहिए। हम पूरे प्रदेश में एक तरह का भू कानून चाहते हैं और कृषि भूमि पर पूरी तरह से पाबंदी की हम सरकार से मांग करते हैं। एक और हम मांग कर रहे हैं सरकार से, भूमि बंदोबस्त इस राज्य में 1964 से अभी तक हुआ ही नहीं है। इतना लंबा समय हो गया है, हमें नहीं पता कि हमारे पास कृषि भूमि कितनी है। कोई कहता है 14% कृषि भूमि है, कोई कहता है 10 है, कोई कहता है 5% है। हमें नहीं पता हमारे पास वन भूमि कितनी है, हमें नहीं पता हमारी बंजर भूमि कितनी हो गई है, सरकारी भूमि इस राज्य में कितनी है, ये हमें कोई जानकारी नहीं है। सरकार भूमि बंदोबस्त करे इस राज्य में, हमें बताए इस राज्य में वास्तव में कितनी कृषि भूमि बची हुई है। इस पर भी सरकार को काम करना चाहिए, इस दिशा में भी बढ़ना चाहिए। ये हमारी मांग है। और कोई भी जमीन हो आने वाले समय में किसी भी तरह के, वो परमिशन सरकार के द्वारा उसमें हो, सरकार उसमें परमिशन दे तो जाकर ही किसी को जमीनों को खरीदने की उसमें छूट मिले। रहा सवाल यहाँ पर अवैध बस्तियों को बसने का, उसमें भी हम एक डिमांड कर रहे हैं, किसी भी अवैध बस्ती में बसने वाले लोगों को यहाँ पर जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। उनका नियमितीकरण इस राज्य में नहीं होना चाहिए। ये हम एक और मांग सरकार से करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं मूल निवास को लेकर, हम सरकार को ये कहना चाहते हैं, भू कानून के साथ साथ आप मूल निवास 1950 के ड्राफ्ट पर भी काम कीजिए। हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? हम सरकार से मांग कर रहे हैं 1950 के आधार पे, कट ऑफ डेट के आधार पे यहाँ के मूल निवासियों का सर्वेक्षण होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि इस राज्य में अब कितने मूल निवासी हैं और कितने गैर मूल निवासी हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं उन्हें 90% सरकारी नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में, सरकारी योजनाओं में, ठेकेदारी में, तमाम तरह के रिसोर्सेस में 90% भागीदारी यहाँ के मूल निवासियों की सरकार तय करे। ये हमारी इसमें एक और प्रमुख मांग है। और आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश भर में इस संघर्ष को आगे ले जा रहे हैं, लगातार महारैलियां कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अब हम जल्द केदारनाथ में भी एक विशाल
महारैली करेंगे। केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, वहां पर भी हम एक महारैली करके सरकार को संदेश देना चाहेंगे कि उपचुनाव से पूर्व जो हमारे ये विषय हैं, जो हम सरकार के सामने रख रहे हैं, आप इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। वहां पर एक कार्यक्रम की तैयारी, रूपरेखा बनाई जा रही है। वहां पर हमारी जो टीम है उसने काम शुरू कर दिया है। हम लोग जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, जल्दी हम केदार घाटी में जाएंगे। वहां पे हम उन तमाम लोगों से मिलेंगे। लगातार उन लोगों के फोन हमें आ रहे हैं। इसके बाद हम हरिद्वार में भी महारैली करेंगे, हम पिथौरागढ़ में भी करेंगे, रामनगर में करेंगे, पौड़ी में करेंगे। बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जहाँ से लगातार लोग कह रहे हैं कि आप यहाँ भी करिए इस तरह के कार्यक्रम, ताकि लोगों को और अधिक जागरूक किया जा सके। बाकी रहा सवाल जमीनों को इस खुली लूट का, तो आप सबको मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा, इस लूट में अभी तक की सरकारें जिम्मेदार हैं। 2002 में बनी पहली निर्वाचित सरकार से लेकर आज तक की धामी सरकार, किसी भी सरकार ने यहाँ पर जमीनों को बचाने के लिए मजबूत कानून नहीं बनाए हैं। ये बात भी हम आम लोगों को समझनी पड़ेगी। 2018 में तो इस प्रदेश में खुली लूट की छूट मिली, लेकिन उससे पहले भी जमीनों के कानून में लूप फॉल छोड़े गए। जिस तरह से शहरों का विस्तार किया गया, वहां पे कानूनों में छूट दी गई, वो भी बहुत खतरनाक साजिश थी। और हम चाहते हैं जितने भी उद्योगों के लिए जिन लोगों ने जमीनें ली है, सरकार श्वेत पत्र जारी करे। आप कहते हैं 2018 में यहाँ पे इन्वेस्टर समिट होता है, आप कहते हैं कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगा। सरकार ये बताए हमको कौन सा उद्योग इस राज्य में लगा है जिनके साथ आपके एमओयू साइन हुए हैं, और कितने लोगों को यहाँ रोजगार इस उद्योगों में मिला है। ये इन्वेस्टर समिट के नाम पे जमीनों को लूटने का एक धंधा इस राज्य में शुरू हुआ है। बहुत सारे मामले हमारे पास सामने आ रहे हैं। आपको जमीन दी जाती है पर्यटन हब के नाम पर, चिकित्सा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, उद्यानिकी के नाम पे, उद्योग के नाम पे, और आप वहां पे प्रॉपर्टी डीलिंग काम कर रहे हो। इस तरह के कारोबार यहाँ पर चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके संज्ञान में आया है जो 2018 में कानूनों में संशोधन हुआ है, उसके नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। जब आपको अब ये बातें समझ में आ रही हैं, आपको ये बातें अब समझ में आ रही हैं। गैरसैंण में जमीनों पर पाबंदी लगी थी, लेकिन 2018 के बाद वो पाबंदी भी खत्म होगी, वहां भी एक खुला व्यापार जमीनों का चल रहा है। आखिर मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड जो हमारा हिमालयी राज्य है, इसकी संवेदनशीलता को समझना चाहिए। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस देश में जितने हिमालयी राज्य हैं, उनमें से एकमात्र उत्तराखंड ऐसा हिमालयी राज्य क्यों है जहां जमीनों की खुली लूट है? इस बात की गंभीरता को मुख्यमंत्री को समझना चाहिए। हमारी सीमाएं चाइना से, बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, नेपाल से जुड़ी हुई हैं। हमारे सामने तमाम तरह के खतरे हैं। हमारे अपनी संवेदनशीलता है, हमारा अलग तरह का परिवेश है, संस्कृति, अपनी पहचान है, वो आज संकट में आ गई है इस तरह के लचर भू कानूनों के चलते। इस बात की गंभीरता को हमारी सरकार को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री को गंभीरता पूर्वक, ऐसा नहीं कि दिल्ली के इशारों पर आप नाचते रहे और यहाँ की जमीनों को आप इसी तरह लूटते रहे। ये इस राज्य में नहीं चलना चाहिए। मैं यही कहूंगा, इस राज्य में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो सब इसके लिए दोषी हैं, जिन्होंने जमीनों के खुली छूट का रास्ता भू माफिया के लिए तैयार किया है। तो मैं खुद आप सभी का विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से हमें करनी थी आगे की रणनीति को लेकर, और सरकार से हम क्या डिमांड करना चाहते हैं, क्या हमारी कुछ मांगे हैं, इस पर हमने अपनी बातें आप लोगों के सामने रखी। आपके कुछ सवाल हों तो आप हमारे बीच रख सकते हैं। आपको लगातार मूल निवास 1950 की बात कर रहे हैं, यूसीसी में प्रोविजन दिया हुआ है। इस प्रोविजन में 1 साल के जो व्यक्ति यहाँ पर कार्यरत है वो यहाँ का निवासी हो जाता है, उससे सारे हमारे राइट्स पे मिल जाते हैं। उसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं मूल निवास 1950, और आप कह रहे हैं कि 1 साल से जो व्यक्ति इस राज्य में स्थायी तौर पर रह रहा हो उसको भी उसी तरह की सुविधाएं मिलेंगी यहाँ के मूल निवासियों को मिलेंगे। ये क्या इस राज्य में, आप ये बात मानिए, यहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के साथ इस तरह का छल क्यों किया जा रहा है? अगर 1 साल का प्रावधान हो गया तो नौकरियां मिलेंगी,
आपको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, आप आसानी से जमीनें खरीद पाएंगे। रिसोर्सेस लुटाने के लिए ही ये कानून बनाया गया है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, हम इस तरह के कानून ना बनाएं जो हमारे लोगों का हक मारे। हमारे लोगों के सामने तमाम तरह की चुनौतियां, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनको तमाम तरह के यहाँ जो लाभ मिलने थे अपने राज्य में वो नहीं मिल पा रहे हैं। आप यूसीसी लाकर उस तरह के लाभों को आप ऐसे लोगों को दे रहे हो जो इस राज्य के मूल निवासी नहीं है, जो 1 साल पहले यहाँ आ गए। कुछ ना कुछ एक क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए। इस राज्य में जो लोग हैं उनकी आपको भावनाओं का सम्मान तो करना चाहिए, उनके लिए तो आपको काम करना चाहिए। तो सरकार को इस कानून को जो 1 साल की बाध्यता रखी है इसको भी खत्म करना चाहिए। 1950 की जो हम डिमांड कर रहे हैं उस पर सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, जो 2018 का जो ड्राफ्ट है वो तो कभी स्वीकार हो ही नहीं सकता ना। लूट का रास्ता तो खोलने के लिए तो वो कानून बनाया गया है। जितने संशोधन सरकार ने उसमें किए हैं उसमें तो जमीनों की समय जो सीमा है उसको खत्म किया गया। जितनी चाहे मर्जी कोई जमीन इस राज्य में खरीद सकता है, वो खत्म होनी चाहिए जो उस कानून के बाद इस राज्य में शुरू हुई है। क्या समन्वय समिति कोई ऐसा ड्राफ्ट ग्रुप तैयार कर रही है कि जो सरकार के साथ टेबल टॉक हो तो आप रख सके कि भाई किस तरह का कानून होना चाहिए? ऐसा कुछ मसौदा आप लोगों ने तैयार किया है? देखिए, मूल निवास पर भू कानून पे ड्राफ्ट हमारी टीम तैयार कर रही है और 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस तक वो ड्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और आप सभी के माध्यम से उस ड्राफ्ट को लेकर एक बार फिर हम बात करेंगे और जनता को बताएंगे कि ये हमारा अपना ड्राफ्ट है जिसकी हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। अगर इस ड्राफ्ट के अनुरूप सरकार काम करती है इस राज्य में तो ही हम आगे सरकार को बधाई देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया। अगर इसके अनुरूप काम नहीं होगा तो जो आंदोलन इस राज्य में चल रहा है वो इसी दिशा में, इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री ने अभी हाल में प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि बजट सत्र तक वो कानून हम सशक्त वो कानून लेकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है सरकार उस पर कदम बढ़ा चुकी है। तो इसको आप अपनी पहली जीत मानते हैं या सरकार को आपके इन आंदोलन से कहीं ना कहीं अब डर लगता है? देखिए, सरकार तो डरी हुई है, ये जनता की ही ताकत है, लेकिन हमारी कोई जीत नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री और ये सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। जनता का इन पर कोई भी भरोसा आज रहा नहीं है। अगर भरोसा होता तो महारैली में लोग नहीं आते। मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, हम ऋषिकेश में कार्यक्रम करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री आते हैं। तो हमारा ये कहना है कि हमारी जीत तब होगी जब जन भावनाओं के अनुरूप इस राज्य में भू कानून और मूल निवास का कानून विधानसभा में पारित होगा। तब तक हमारी कोई भी जीत नहीं है। हम यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुरूप कानून इस राज्य में चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, केदारनाथ में चुनाव होने वाले हैं, केदारनाथ का आपने जिक्र किया, वहाँ रहेंगे। क्या समन्वय समिति चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेगी या आपको प्रतिनिधि वहाँ पर क्या सपोर्ट करेगी कि चलो भू कानून और मूल निवास के मुद्दे पे? देखिए, सवाल कई बार पूछा जाता है। हमारा ये मानना है कि जो संघर्ष समिति है उसके उद्देश्य हैं मूल निवास और भू कानून। चुनावी कोई उद्देश्य नहीं है, राजनीति में भागीदारी लेना कोई उद्देश्य नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर जो संघर्ष समिति बनी हुई है उसी के अनुरूप काम करेंगे। और अभी हमने इस बारे में निर्णय नहीं लिया है कि हमें चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है। वैसे ये पॉलिटिकल फोरम तो है नहीं, सामाजिक आंदोलन है, तो हम चुनावी जो कार्यक्रम होंगे आगे उस दिशा में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेंगे। एक सवाल है मोहित भाई जी, आप कह रहे हैं कि सशक्त भू कानून लाना चाहिए और जमीनें पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि हमारे उत्तराखंड की जो यहाँ की जनमानस की आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमजोर है। जी, हमारा आदमी जमीन बेचता है तभी कोई खरीद पाता है, जी, लेकिन आर्थिक भी तो मजबूत होनी चाहिए ताकि हमारा आदमी आर्थिक रूप से इतना मजबूत हो वो जमीन बेचे। जी। उसको कैसे आप देखते? देखिए, मैंने ये बात रखी है। हमने क्या कहा है, माना कोई हमारा काश्तकार है उसकी जमीनें कैसे बचेंगी? हमने चाहते वो भूमिहीन हो। माना कोई उद्योगपति कारोबारी चाहता है मैं यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ, स्कूल खोलना चाहता हूँ, बगीचा, बागवानी, किसी भी तरह का कारोबार करना चाहता हूँ, उस जमीन पर जो उसका मालिक है बराबर की भागीदारी उसकी भी होनी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं। और जो जिस जमीन का जो मालिक है
वो जमीन अपनी लीज पर दे, उस जमीन को न बेचे। ऐसा सरकार कानून बनाए कि जमीन न बेच सके, लीज की व्यवस्था हो। इस तरह की हम डिमांड करें और लीज की व्यवस्था भी एक समय सीमा के लिए 10 साल के लिए हो। अगर उस कारोबारी का कार्य बेहतर है, उससे रोजगार मिल रहा है, तो उस लीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी डिमांड है। एक और सवाल है मेरा, अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टर लीज कर रहे हैं, क्या आप सरकार से ये डाटा भी लेंगे कि भाई आपने इतना बड़ा इन्वेस्टर सबमिट करा, कितने एमओयू साइन हुए हैं और कितने आप लीज पे दे रहे हैं, या आप उनके साथ में क्या एग्रीमेंट कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये जायज सवाल बनता है। सरकार श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए। आपने कहा हमने 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। आप हमें ये बताइए ना, कितने इंडस्ट्री यहाँ लगी, कितने होटल, कितने यहाँ पर हॉस्पिटल खुले, क्या आप कितने कारोबार यहाँ पे स्थापित हुए जिसमें लोगों को रोजगार मिला है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऋषिकेश के तपोवन में एक कोई सरीन नाम का व्यक्ति है जिसने अपना एक फर्म बनाया है, सरीन टूरिज्म वेंचर्स के नाम पे। उस बंदे ने टूरिज्म हब के नाम पे जमीन सरकार से ली और उस जमीन को बेच दिया। सरीन एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको सरकार ने उद्योगों के नाम पे जमीन दी हो। ऐसे न जाने कितने सरीन इस राज्य में आ गए हैं जो जिस उद्देश्य के लिए जमीन ले रहे हैं, उस उद्देश्य के अनुरूप वहां पर कोई भी काम हमें दिखाई नहीं दे रहा है। वहां प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे हो रहे हैं, उनके अलग तरह के कारोबार वहां पे चल रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे हमारी जमीनें नहीं बच सकती इस राज्य में। बिजली रैलियां होती है, गैर सेल होती है और अन्य जगहों पे भी होती है, उसमें यूकेपी और तमाम ऐसी पार्टियां जिनके द्वारा श्रेय लेने की कोशिश की जाती है, वो कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि उन्होंने भी रैली का आह्वान किया। देखिए, श्रेय लेने वाली बात तो इसमें नहीं है। आप ये देखिए, ये आंदोलन जनता का आंदोलन है और इस आंदोलन में हमारी संघर्ष समिति बनी हुई है और इस संघर्ष समिति को पूरे उत्तराखंड की जनता का सपोर्ट मिला हुआ है। एक भी आंदोलन इस संघर्ष समिति का आप बता दीजिए जिसमें हजारों हजार लोग न आए हों, इसका मतलब संघर्ष समिति पर जनता का भरोसा है। आंदोलन करना, लोगों को सड़कों पर लाना, उनको अवेयर करना, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे कोई भी सामाजिक संगठन हो, लोगों को जागरूक करें, बताएं उनके अधिकार इस राज्य में किस तरह से उनके अधिकारों पर हनन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ ये सामूहिक लड़ाई है, हर किसी व्यक्ति की ये लड़ाई है। उनको इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर और किसी भी मूवमेंट में उनको अपनी भागीदारी निभानी चाहिए।